कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 57 अमवा, 3060 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% और फाल केसेस 62,917 हो गए। सिंध में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। कराची के अस्पताल मरीजों से भर गए। पाबंदियां मजीद सख्त। दुकानें, कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे बंद होंगे। 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। खाने पीने की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। स्कूल और कॉलेजेस मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात कब होंगे? तालीमी इदारों की बंदिश कब तक रहेगी? हतमी फैसलों के लिए बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब। इजलास में 4 सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर के वज़राए तालीम शरीक होंगे। पंजाब और KP में कम शरह वाले अजला में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। असातिज़ा और तलबा को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मुल्क में आज से सयाहती सरगर्मियों की इजाज़त। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। होटल के एक कमरे में एक ही सयाह ठहर सकेगा। फैमिली मेंबर्स की सूरत में 2 फर्द के साथ 12 साल से कम उम्र बच्चे को इजाज़त होगी। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी कम। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल बेहतर। साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। शहबाज शरीफ PDM को दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए मैदान में आ गए। अपोजिशन रहनुमाओं को आज इस्लामाबाद में इशाइयात देंगे। पीपल्स पार्टी और ANP को भी मदऊ कर लिया। अपोजिशन इकट्ठ में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बात होगी। चौधरी निसार अली खान आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। असम्बली से तनख्वाह समेत किसी किस्म की मराहत ना लेने का ऐलान। कहते हैं हल्फ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हल्फ लेने का मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। चौधरी निसार का हल्फ उठाना एहसन कदम है। वज़ीर आला पंजाब को चौधरी निसार या किसी और से कोई ख़तरा नहीं। मुअव्विन ख़ुसूसी फिरदौसा शिकावान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ PDM को जोड़ नहीं पाएंगे। शीशा टूट कर जुड़ भी जाए तो ज़्यादा अशकाल नज़र आती हैं। PTI एहतसाब पर यकीन रखती है किसी से नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वापस पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी बोले, हमारा मकसद फ़लस्तीनियों की शहादत और क़िबला अव्वल की बेहुरमती बंद कराना था, जिसमें कामयाब रहे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन में मुमासलत है। जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, मशरिक़ वस्ता में चिंगारी सुलगती रहेगी। गजा मलबे का ढेर बन गया। तामीर-ए-नौ बड़ा चैलेंज। फ़लस्तीनी मलबे से बचा कुचा सामान ढूंढने लगे। खुराक और पानी की भी शदीद किल्लत। मिस्र का तरक्याती कामों के लिए $500 मिलियन इमदाद का वादा। अक़वाम मुत्तहिदा का जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। दूसरी जानिब इस्राइली फोर्सेज फिर मस्जिद अक़सा पर चढ़ दौड़ी। नमाजियों पर तशद्दुद। 6 को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में और मैं हूँ वकार अहमद। इस दफ़ा तार साहब से हमने जिस किताब पर गुफ्तगू करनी है उसका नाम है स्नो लेक। तार साहब, आपने अपनी किताब में 2 बस्तियों के हवाले से लिखा है कि एक लूटने वालों की है और एक लुट जाने वालों की है, और मुझे हमेशा लुट जाने वालों ने मुतासिर किया। आपसे सवाल ये है कि लुट जाने वालों की मज़ाहमत भी क्या इसी तौर आपको मुतासिर करती है? देखें, मैं ये समझता हूँ जी, और अब्दुल्ला हुसैन मुझसे इत्तफाक करते थे कि बुनियादी तौर पे अदीब जो होता है वो पैरेलल गवर्नमेंट होता है। ठीक है। ही इज़ नेवर इन द गवर्नमेंट अनटिल अनलेस के आइडियोलॉजिकली को बहुत, जिस तरह पाब्लो नेरूदा वगैरह। तो अगर अदीब गवर्नमेंट में होता है तो यूँ समझिए कि वो एक छोटे दर्जे का अदीब। ठीक है। उसने अपने स्ट्रगल छोड़ दी। उसने आमीन कहना शुरू कर दिया जो भी लीडर कहता है, और उसके अंदर की आवाज़ जो है उसको दबाया। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट जो है
अदीब की हमेशा होती है कि जो भी आए। अब पैरेलल गवर्नमेंट हमेशा जो पिसे हुए लोग हैं, जो ज़िल्लतों के मारे लोग हैं, वो उनके साथ होगी, बाकी उनके साथ तो नहीं होगी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खाना बदोश का जब प्रोग्राम हुआ तो मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ PLO को ज्वाइन करने गया था कि भाई वहाँ पे शामिल हो के मैं मतलब उस स्ट्रगल में हिस्सा लूँ। इसी तरह वियतनाम की जंग हुई थी तो हमने वियतनाम का साथ दिया था। आजकल की भी कोई ऐसे मसले हैं, जी चाहता है कि साथ दिया जाए, लेकिन कुछ मजबूरियाँ। तार साहब, आपने लिखा है कि बहुत से शहर, मंजर और चेहरे ऐसे होते हैं कि उन्हें देख लेने के बाद इंसान को अफसोस होता है कि वो इसकी ख्वाहिश, यानी वो जो मंजर हैं वो उसकी ख्वाहिश और ख्याल में कहीं ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थे। तो इसका मतलब यही है कि असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती है और खारिज में उसको उसका वो अक्स नज़र आता है। ये अपने तई एक शायराना ख्याल तो है जी, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। डेफिनेटली जो इनका हाइप होता है किसी ख़ास जगह का, और मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं हमेशा एक बोझ पाल लेता हूँ उस जगह के बारे में, उस इमारत के बारे में, या किसी औरत के बारे में जिसके बारे में कहा जाए कि ये तो बहुत हसीन है और ये बिल्डिंग ऐसी दुनिया में नहीं है। तो मैं बिल्कुल एक मतलब कि मुखासमत का मूड बना के वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ। ठीक है। तो वही मूड बना के मैं गया था ताजमहल। अच्छा, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल सच कहा गया। सही। तो इसी तरह जो स्नो लेक के बारे में भी, क्योंकि स्नो लेक फैंटेसी, बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है उसमें एक ऐसी कशिश होती है कि उस नाम को अलहदा कर दिया जाए तो शायद उस मुकाम में वो कशिश ना रहे। जी सही। वो करतबा, गरनाता, शबेदिया, यारकंद, समरकंद, खोकंद, हेरात, लाहौर इवन। तो आई फील कि नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उस चीज़ को अप्रिशिएट करना वो आपके अंदर होता है, पहले से वो मौजूद होता है। वरना मतलब है कि आप वो बर्फ़ को देख के यही कहेंगे ना कि ये तो अंबार है बर्फ़ का बहुत सारा, और अगर गर्मियों में ये मुयस्सर हो तो शरबत इसमें मिला के पिया जाए, ये बहुत अच्छी होगी। तार साहब, स्नो लेक में एक सफ़ा आपने गाइड बुक्स के हवाले से लिखा है, ये जो टूरिज़्म के हवाले से, ये ट्रैक्स के हवाले से गाइड बुक्स होती हैं कि जहन्नम को जाने वाले ट्रैक को ऐसे बयान किया जाता है कि आसान नज़र आना शुरू हो जाता है। इस पे कुछ बताइएगा गाइड बुक्स के हवाले से। लेकिन गाइड बुक्स ज़्यादातर लिखी गोरे हैं। जी। अच्छा, गोरा लोग की एक तो टांगें मेरा ख्याल लंबी होती हैं, उनमें सख्त भी ज़्यादा होती, फिजिकली दे आर वेरी टफ। जबकि हम पाकिस्तानी कढ़ाई गोश्त और मतलब सीधी पाए खा खा के ना सुस्तर वजूद हो चुके होते हैं, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। जी। तो इसलिए अगर आपने उनके ऊपर इन्हिसार करना है तो फिर उनके एक दिन जहाँ लिखते हैं उसको 2 दिन बना लीजिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी किताब में एक 2 सफ़े ऐसे हैं जहाँ पे आपने बड़ी कमाल मंजर कशी की है। एयरपोर्ट पर आप बैठे, स्कर्दू फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। हस्बे मामूल आपकी तकरीबन हर दूसरी किताब में ऐसे ही है कि स्कर्दू फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और आपको बाई रोड जाना पड़ता है। आपकी शेव बड़ी हुई है। सऊदीया फ़्लाइट से आने वाले आपको पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ फ़नकारों की ज़रा कदर नहीं है, और हत्ता कि आपको इमदाद की देने की भी ऑफ़र करते हैं। तो ये क्या किस्सा था? ये आपने खूब याद दिलाया, क्योंकि जब आप जाते हैं स्कर्दू फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, आपके पास सामान भी है क्योंकि आपने एक्सपीडिशन पे जाना है जी। और साथी भी हैं, और अब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है कि अगले रोज़ आपको फ़्लाइट मिले, वही टिकटें वगैरह मिले। तो आप दुनिया के बेचारे तरीन और गरीब तरीन और यतीम तरीन शख्स नज़र आते हैं। तो मैं उस हालत में फर्श पे अपना रखे वो रुकसैक टेक लगाए बैठा था, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। तो सऊदीया से एक फ़्लाइट आई तो उसमें 3-4 लोगों ने मुझे पहचान लिया और यूँ करके आप फलां। मैंने कहा बड़ा अफसोस है। मैंने कहा सर किस बात का अफसोस है? हमारी हुकूमत, हमारी आवाम आपकी कदर नहीं करती, आप यूँ फ़कीरों की तरह बैठे हुए हैं, तो आप हुक्म करें तो हम कुछ मदद कर दें। बाकी मैं फ़कीर ही लग रहा था सर। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि मुझ पर ये बिपता गुजरी।
डॉक्टर साहब, हानोचल, सस्सी, शंगस, डम्बोदास और सस्सी की आबशार, आपने हर सफ़रनामे में स्कर्दू रोड की खौफनाकी का नक्शा खींचा है। आजकल आपको मालूम है कि स्कर्दू रोड जो है उसको चौड़ा किया जा रहा है। क्या आने वाला कारी ये नहीं कहेगा कि ताड़ साहब ने बहुत ज़्यादा मुबालगा किया और स्कर्दू रोड कोई ऐसी ख़तरनाक भी नहीं है? नहीं, आने वाला कारी बल्कि मैं उसके लिए महफूज कर रहा हूँ। ठीक है जो ओरिजिनल नॉर्थ है जी। जैसा कि ये था जी। बल्कि हो सकता है कि आने वाला कारी जब बड़े आराम से गिलगित से स्कर्दू पहुंच जाए तो वो कहे कि ये तो कोई सफ़र नहीं है। जिस तरह आज आप शमशाल पहुंच जाते हैं 2-2.5 घंटे में, हम 2 दिन में गए थे जी। इसी तरह बाकी भी सफ़र कम हो रहे हैं, ऑटोमेटिक है। कगान आप जिस तरह गए हैं, हाईवे बनी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक रिकॉर्ड है कि जैसे कि बस्तियां हुआ करती थी। ताड़ साहब, झील सतपारा नहीं है। आपने जिस झील का नक्शा अपनी तहरीरों में खींचा है और बड़ा कमाल खूबसूरत नक्शा खींचा है, वो झील अब डैम बन चुकी है और डैम लफ्ज़ का ज़हन में आती ही वो सारी रूमानियत सी उड़ जाती है। तो आने वाला कारी तो आपकी बयान की हुई जो सतपारा झील है उसको तो वो ढूंढता रह जाएगा। आपको इसका एहसास है? जैसे अब मैंने फेरी मेडोज को जो बयान किया है, जी जी। तो मैं तनहा था 30-35 साल पहले फेरी मेडोज में और कोई भी नहीं था। तो वो उसकी जो रातें थीं फेरी मेडोज की, जो सितारे गिरते थे बाकायदा आपके बदन पर, और आपका ख्याल था कि शायद उनमें अगर थोड़ी सी तपिश है तो आपका जो लिबादा है उसमें छेद हो जाएंगे। वो इतने करीब होते थे और जितनी खामोशी होती थी। और फेरी मेडो के जंगल में जो तिलिस्म था, एक जादू तैरता फिरता था और उस जादू को आप महसूस करते थे झरनों में और कदीम दरख्तों में। जी। सैकड़ों सालों के कदीम दरख्त थे, वो तो सब ज़ायल हो गया ना। अब रोज़ाना 1000 के करीब वहाँ पे लोग जाते हैं। लेकिन ये है कि जितने भी लोग जाते हैं जो मुझे पढ़ते हैं, तो एक वो फेरी मेडो देखते हैं जो आज एक उनकी फैंटेसी में होता, और वो फैंटेसी मेरी किताबों से उन्होंने हासिल की होती। और मेरा ख्याल है कि वो उनको हेल्प करता है उस फेरी मेडो को एंजॉय करने का। वो फैंटेसी जो है वो हावी होती है जब वो हकीकत को देखते हैं। जिस तरह आप किसी भी हिरात में सुन आप जाते हैं, तो हिरात बिलीव मी कि बहुत ही ऑर्डिनरी सा कस्बा है और हमारे पत्तों की या कसूर वगैरह उससे बहुत आला दर्जे के कस्बे हैं अगर देखा जाए। लेकिन उसके साथ उसकी तारीख़ होती है, तैमूरी तारीख़ होती है, बेकारा मदरसा होता है और उसका पूरा पर्सपेक्टिव होता है हिस्ट्री में। आप उस पर्सपेक्टिव को एंजॉय करते हैं। आप जो कुछ मौजूद है उसको तारीख़ की आंखों से बसा हुआ देखते हैं। डॉक्टर साहब, झील सतपारा पर आपकी बेटी बीमार हो जाती है। बाद में जब स्नो लेक के लिए आप स्कर्दू जाते हैं तो जाफ़र ने आपसे पूछा कि बेटी अब कैसी है, तो आपने कहा बेटी अल्लाह के फजल से ठीक है जाफ़र, और सतपारा के इस बुखार की वजह से उसने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया और अब डॉक्टरी के पहले साल में है। तो सर अब तो वक्त बहुत गुजर चुका है। एनी ने किंग एडवर्ड से MBBS किया, फिर अमेरिकन मेडिकल की तालीम वगैरह हासिल की।